हेलो दोस्तों, आज मैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 की पूरी कहानी को एक्सप्लेन करूंगी। आज के वीडियो में हमें मिलेंगे चौंकाने वाले ट्विस्ट, डरावने मोमेंट्स। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का एपिसोड 5 वहीं से शुरू होता है जहां विल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी डेमोगॉर्गन्स को खत्म कर दिया था और हम फिर से मिलिट्री कंपाउंड में पहुंचते हैं। अपनी नई शक्तियों को अनलॉक करने के बाद विल टूट जाता है जब उसे एहसास होता है कि वेक्ना के पास सभी 12 बच्चे हैं। आसमान में हेलीकॉप्टर्स मंडरा रहे थे और हॉकिंस में फैली तबाही पर नजर रख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ग्रुप सुरंगों के अंदर दौड़ते हुए लूकस के पास पहुंचते हैं, जिसे एक डेमोगॉर्गन ने घायल कर दिया था। हालांकि वो पूरी तरह ठीक था। विल और बाकी के सभी मिलकर लूकस को लेके आगे बढ़ते हैं। जब वे लड़खड़ाते हुए सुरंगों से गुजरते हैं तो हमें विल की शक्तियों के बारे में और जानकारी मिलती है। असल में विल के पास हमेशा शक्तियां नहीं रहती। असल में वो वेक्ना की शक्तियों को सोख सकता है और उसकी ऊर्जा को चैनल करके हेनरी की ताकत का एक हिस्सा चुरा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे हाइव माइंड के पास होना जरूरी है। जॉयस सवाल उठाती है कि क्या किसी तरह हाइव माइंड को हैक करके वेक्ना की ही शक्तियों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ डेरेक भी उन बच्चों में शामिल है जिन्हें पकड़ लिया गया है और वो सभी हॉली के साथ वेक्ना की वंडरलैंड जैसी दुनिया में होश में आते हैं। हेनरी सभी को अपने घर में ले जाता है और समझाता है कि दुनिया भर में एक अंधकार फैल रहा है, लेकिन उसने इसे हराने का एक तरीका खोज लिया है। दुनिया भर की यात्रा करने के बाद हेनरी ने एक ऐसी जगह खोजी है जो मॉन्स्टर से पूरी तरह सुरक्षित है। वो उसे द लाइट कहता है। हेनरी चाहता है कि वो बच्चों के साथ मिलकर इस नई दुनिया को उनकी दुनिया से जोड़ दे, जिससे अंधकार अपने आप बाहर निकल जाएगा। हॉली सही मौका देखकर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और ये सारी जानकारी मैक्स तक पहुँचा देती है, लेकिन डेरेक उनका पीछा करता है और वो भी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता था। आखिरकार हॉली और मैक्स तय करते हैं कि डेरेक को चारे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा ताकि उसे गुफा तक लाया जा सके और हेनरी भी उसका पीछा करे। मैक्स को लगता है कि जैसे ही वो हॉली की पहली याद ढूंढ लेंगे, वो उसी याद के सहारे उस रात तक पहुंच सकते हैं जब वेक्ना ने हॉली को पकड़ा था और वहीं से बाहर निकलने का रास्ता भी मिलेगा। इसी बीच डॉक्टर के जब नंबर 8 काली को देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ एक मिराज है। काली वहाँ से भाग चुकी है और इस वक्त एल और हॉपर के साथ अपसाइड डाउन के रास्ते में है। लेवन खुश नहीं होती जब उसे पता चलता है कि हॉपर फिर से मरने वाला था, लेकिन हॉपर समझाता है कि ये एक फेल सेफ प्लान था ताकि अगर सब कुछ गलत हो जाए तो आखिरी उपाय मौजूद रहे। हालांकि एल चाहती है कि काली के साथ मिलकर दोनों अपनी शक्तियों को चैनल करे ताकि वेक्ना को एक बार और हमेशा के लिए ढूंढकर खत्म किया जा सके। काली यहाँ अपने साथ हुई सारी बातें भी बताती है, जिसमें ये भी शामिल था कि उसने लैब से भागने की कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम रही। लेकिन बाहर निकलते समय उसे पता चला कि डॉक्टर के लोगों पर खतरनाक प्रयोग कर रही है। वो उसके खून को अनजन्मे बच्चों में इंजेक्ट करने की कोशिश कर रही है ताकि एल जैसे और बच्चे बनाए जा सके। काली को याद नहीं था कि उस एक्सपेरिमेंट में वहाँ कितनी प्रेग्नेंट औरतें थी, लेकिन ये साफ था कि ये गुप्त सरकारी प्रोग्राम वही दोबारा करने की कोशिश है जो एल और काली के पिता ने सालों पहले किया था। उनका असली मकसद 11 को पकड़ना था, क्योंकि वो जानते थे कि वो उन सब में सबसे प्योर है और वेक्ना की ताकत के सबसे करीब है। इसी बीच डस्टिन और बाकी सभी अपसाइड डाउन के रास्ते हॉकिंस लैब की ओर बढ़ रहे होते हैं। उनका मानना था कि इस इलाके में कहीं एक जादुई शील्ड जनरेटर है और अगर वो उसे ढूंढ ले तो शायद वो अपसाइड डाउन के अंदर मौजूद दीवार को तोड़ सके जो हॉली और बाकी बच्चों को फंसाए हुए है। जब वो लैब पहुंचते हैं तो ज्यादा इलाका कवर करने के लिए टीम अलग अलग हो जाती है। योजना को लेकर स्टीव और डस्टिन के बीच टकराव हो जाता है, खासकर एडी के लिए डस्टिन की दीवानगी को लेकर। आखिरकार दोनों के बीच जोरदार बहस होती है, लेकिन उसी दौरान डस्टिन को एक ऑफिस मिलता है जहाँ ब्रैनर
क्लैर की डायरी समेत कई और अहम चीजें रखी होती हैं। इसी दौरान जॉनथन और नैन्सी अपने रिश्ते से जुड़ी समस्याओं पर खुलकर बात करते हैं। वापस हॉकिंस में जॉयस और बाकी लोग रेडियो शैक पहुंचते हैं, जहां मरी और रॉबिन भी मौजूद थे, जो डेमोगॉर्गन के हमले से बच निकलने में कामयाब रहे थे। सभी के बीच बहस होती है और समाधान निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन मरी के रीग्रुप होने की सलाह देने पर सब लोग पहले खाना खाने का फैसला करते हैं। आखिरकार एरिका तय करती है कि मिस्टर क्लार्क को शामिल किया जाए ताकि उनके वैज्ञानिक दिमाग का इस्तेमाल किया जा सके। वहीं लूकस का मानना था कि उन्हें वही तरीका अपनाना चाहिए जो उन्होंने बिली के साथ किया था, उसे गर्म करके हाइव माइंड को एक्टिव करना ताकि विल उससे कनेक्ट होकर वेक्ना को ढूंढ सके। इसके बाद रॉबिन और विल रेडियो शैक की छत पर एंटीना लगाने का काम शुरू करते हैं। काम पूरा होने के बाद विल और बाकी लोग डेमोगॉर्गन की लाश को एक चैनल की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि विल की शक्तियां दोबारा सक्रिय हो सके। ये तरीका काम करता हुआ दिखता है और विल बाकी सभी को बताता है कि अंदर क्या चल रहा है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए ये समय बिल्कुल सही था क्योंकि वेक्ना अपसाइड डाउन में हॉली और मैक्स तक पहुंच चुका था। विल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वेक्ना को रोकता है, उसके शरीर पर कंट्रोल ले लेता है और इस तरह मैक्स की जान बचाता है। वो उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन हेनरी पलटवार करता है और विल को जोरदार हमला करके गिरा देता है। एपिसोड के अंत में नैन्सी और जॉनथन छत पर शील्ड जनरेटर ढूंढ लेते हैं। जैसे ही वो शील्ड पर शूट करने वाले थे, डस्टिन को एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो उन्हें रोकने के लिए भागता है। वो रेडियो पर चिल्लाकर बताता है कि शील्ड के पास ना जाए और गोली ना चलाए, लेकिन दुर्भाग्य से सिग्नल में रुकावट आ जाती है और उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। और ठीक उसी पल सबसे गलत समय पर नैन्सी अपनी शॉटगन उठाती है और उस ऊर्जा पर गोली चला देती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का एपिसोड 6 डस्टिन के छत की ओर दौड़ने से शुरू होता है, जहां नैन्सी पहले ही उस शील्ड के गोले पर गोली चला चुकी थी। चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है और अचानक एक पोर्टल खुल जाता है। जोरदार धमाके के साथ दोनों पीछे की ओर जा गिरते हैं और इसकी शॉक वेव पूरी अपसाइड डाउन में फैल जाती है। इसके बाद पता चलता है कि डस्टिन को ब्रेनर की जर्नल मिल चुकी है और उसी लैब के अंदर अपसाइड डाउन को घेरने वाली दीवार को नष्ट करने की कुंजी छुपी हुई है। वो कोई शील्ड जनरेटर नहीं बल्कि एक्सोटिक मैटर है, एक ऐसा एकमात्र ऊर्जा स्रोत जो उस दीवार को एक साथ जोड़े हुए है। डस्टिन का मानना था कि हॉली और बाकी लोग उस दीवार के दूसरी तरफ नहीं है, उस पार कुछ भी ना होने वाला अंत शून्य है जो एक ब्लैक होल की तरह काम कर रहा है। असल में अपसाइड डाउन दो दुनियाओं के बीच एक ब्रिज था और उस धमाके के बाद जब ये लहर अपसाइड डाउन की दीवारों से टकराती है, ठीक वहीं जहां 11 का ग्रुप किनारे पर खड़ा था, सब कुछ नष्ट होता हुआ लग रहा था। तब 11 एक रास्ता बनाकर गेट तक पहुंचती है ताकि ग्रुप को वर्म होल में खिंच जाने से बचाया जा सके। आखिरकार वो किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब नैन्सी और जॉनथन होश में आते हैं और खुद को लैब के बीचों बीच पाते हैं, वो जिंदा तो थे लेकिन उनके पास समय बहुत कम बचा था। ये एक्सोटिक मैटर हर चीज को चिपचिपे कीचड़ में बदल रहा था और नैन्सी और जॉनथन वहीं फंस चुके थे। वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर हर कोशिश नाकामयाब होती है। वो किसी तरह वहां पे रखे एक टेबल के ऊपर चढ़ जाते हैं और हेल्प के लिए वेट करते हैं। उधर डस्टिन और स्टीव आखिरकार सुलह कर लेते हैं, जबकि दूसरी ओर नैन्सी और जॉनथन भी उसी टेबल के ऊपर खड़े होकर खुलकर बात करते हैं और पूरा कमरा उस घातक धातु जैसी कीचड़ से भरता जा रहा था। नैन्सी अपना फैसला लेती है और जॉनथन के साथ रहने का फैसला करती है। वहीं जॉनथन नैन्सी को प्रपोज करता है और नैन्सी उसके इस प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। आखिरकार उन दोनों की बातचीत के दौरान वो एक्सोटिक मैटर रुक जाता है और वो दोनों बच जाते हैं। इसी बीच हॉली और मैक्स यादों के बीच में भागते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार वो गुफा तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हॉली वहां रुकने के मूड में नहीं थी। वो बाहर निकलने की कोशिश करना चाहती थी क्योंकि उसे लगता है कि हेनरी मैक्स को ढूंढने का कोई और रास्ता निकाल लेगा। उसके हिसाब से क्लू शायद गुफा के बाहर फैली हुई अंतहीन रेत में छुपा था जो दूर दूर तक फैली हुई दिखाई देती है। जैसे ही हॉकी
हॉकिंस में एक नई सुबह होती है जो कि 6 नवंबर की है। विल एक बार फिर बेहोश पड़ा हुआ था। वहीं एरिका मिस्टर क्लार्क को जगा देती है क्योंकि वो चाहती है कि वो एक टेलीमेट्री ट्रैकर बनाए। रॉबिन का मानना था कि मैक्स की हालत कोमा की नहीं बल्कि वो किसी तरह ट्रांस में है। उसके मुताबिक विल, मैक्स और हॉली तीनों के दिमाग एक ही जगह पर हैं और क्योंकि मैक्स और हॉली दोनों जेल ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, ये उन्हें आजाद कराने का सबसे अच्छा मौका हो सकता है। विल होश में आता है और खुद को उसी जगह पाता है जहां वो सीजन 1 में था। वो फिर से पकड़ा जाता है और इस बार वेक्ना खुलासा करता है कि उसने विल का इस्तेमाल करके पूरे हॉकिंस के नीचे सुरंगों का जाल तैयार किया। जब विल सोता था तब वेक्ना लगातार उन सुरंगों पर काम करता था, लेकिन वेक्ना तुरंत ये भी बताता है कि विल की शक्तियाँ उसकी अपनी नहीं है, वो हेनरी की है। वेक्ना फिर से विल का इस्तेमाल अपने जासूस के रूप में करता है ताकि वो मैक्स को ढूंढ सके। वही रेडियो शैक में हॉपर और लेवन ग्रुप से फिर से मिलते हैं। लेवन एक बार फिर विल को कोमा की स्थिति में देखती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। जब लेवन इंडिस्पोज्ड होती है, काली हॉपर पर टूट पड़ती है और बताती है कि हेनरी को मार देने से सब कुछ खत्म नहीं होगा क्योंकि लेवन का खून भी उतना ही खतरनाक है जितना कि वेक्ना का, और जब तक वो मौजूद है डॉक्टर के उसका पीछा नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसका उद्देश्य उन जैसे सुपर चाइल्ड बनाने का है जिससे हर कोई खतरे में है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण काम था विल को ढूंढना और उसके दिमाग में प्रवेश पाना। हॉपर सुझाव देता है कि वो लेवन के सिग्नल को बढ़ाकर अंदर पहुंचने की कोशिश करे। जॉयस फिर से विल के पास खड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे सीजन 2 में थी, और वो दुखी थी क्योंकि उसने उस पर उतना भरोसा नहीं किया जितना कि करना चाहिए था। हॉपर उसे आश्वासन देता है। लेवन आखिरकार विल को ढूंढ लेती है और उसे फ्री करके वापस ले आती है। वहीं मैक्स और हॉली रेत में एक छिपा हुआ रास्ता खोज लेते हैं। सुरंग के भीतर आगे बढ़ते हुए वो छोटे हेनरी क्रिल को देखते हैं जो एक पागल आदमी से जूझता है और अंत में उसे एक पत्थर से मार देता है। हॉली दूर से देखती है कि हेनरी को एक सूटकेस मिलता है और वो उसे खोलता है जिसमें कुछ रहस्यमयी चीज होती है। हालांकि यहाँ दिखाया नहीं जाता कि उस सूटकेस में क्या है क्योंकि मैक्स और हॉली किसी तरह कैमेजॉट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। दुर्भाग्य से विल के विजन का यूज करके वेक्ना जान जाता है कि मैक्स कहाँ है। जैसे कि हम जानते हैं वो अस्पताल में है और जल्द ही वेक्ना अपने डेमोगॉर्गन्स भेजकर उसे खोजने लगता है। अस्पताल में विकी और रॉबिन बातचीत करते हैं। विकी रॉबिन की कहानी सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि रॉबिन उसे सच बताती है कि हॉकिंस में क्या हो रहा है। वो स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास नहीं करती और रॉबिन से कहती है कि उसे मदद की जरूरत है। दुर्भाग्य से सोल्जर्स वहां पहुंचकर उसे पकड़ लेते हैं। वहीं लूकस वापस मैक्स के पास आता है और फिर से उसके लिए केट बुश की म्यूजिक बजाता है, लेकिन तभी डेमोगॉर्गन्स आ जाते हैं और सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं। गोलियां उन पर असर नहीं करती, इसलिए कैरन व्हीलर रॉबिन की अनाउंसमेंट सुन के ग्रुप में शामिल होती है ताकि डेमोगॉर्गन्स का सामना कर सके। लूकस मैक्स को डेमोगॉर्गन से बचाता है जबकि रॉबिन और विकी छिपकर निकल जाती हैं। लूकस म्यूजिक लगातार बजाता रहता है ताकि मैक्स को बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। मैक्स और हॉली लगभग बाहर निकल चुकी थी, लेकिन डेमोगॉर्गन्स भी उनके पीछे थे। हालांकि उनके पास एक गुप्त हथियार था जो और कोई नहीं कैरन व्हीलर थी। इस बार कैरन व्हीलर एक कैनिस्टर का इस्तेमाल करके वॉशिंग मशीन को ब्लास्ट कर देती है और इससे तीनों डेमोगॉर्गन्स मारे जाते हैं। कैमेजॉट्स के अंदर मैक्स बताती है कि उसे बाहर निकलने के लिए म्यूजिक की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसका रियल वर्ल्ड में कनेक्शन लूकस के जरिए था। जब लूकस ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने बाहर निकलने का रास्ता पा लिया। हॉली को उत्साहित हिम्मत देने के बाद हॉली अपना खुद का पोर्टल ढूंढती है और दोनों भागकर बाहर निकलते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का एपिसोड 7 मैक्स के रियल वर्ल्ड में लौटने से शुरू होता है। वो बताती है कि उसे बाहर निकलने के लिए केट बुश नहीं बल्कि लूकस की मदद की जरूरत थी। उसी समय लेवन और बाकी लोग अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि कैरन व्हीलर पहले से ही वहां मौजूद थी। इसी बीच हॉली होश में आती है और खुद को अपसाइड डाउन में फंसी हुई पाती है। वो उस कोकुन से बाहर निकलती है जिसमें वो फंसी थी और अपने अंदर की डार्कनेस को बाहर निकाल देती है, लेकिन वेक्ना
भी वहाँ था और दुर्भाग्य से उसे हॉली को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगता। दूसरी जगह डस्टिन और स्टीव जॉनथन और नैन्सी को ढूंढ निकालते हैं। वो उन्हें अपनी खोज के बारे में बताते हैं, जिसमें ब्रेनर की डायरी, गेट पर उनका शोध और गेट असल में क्या है शामिल था। डस्टिन समझाता है कि हॉली और ये ड्रीम वर्ल्ड अपसाइड डाउन में नहीं है, लेकिन उसे भी सही नहीं पता कि वो सारे बच्चे कहाँ हैं। खैर, हॉली आखिरकार गेट ढूंढ लेती है। वो वेक्ना के अड्डे वाले दुनिया से सीधे अपसाइड डाउन में बने हॉकिंस लैब के ऊपर गिरने लगती है। वहीं हॉकिंस में मिस्टर क्लार्क, एरिका और मरी के साथ मिलकर अपना टेलीमेट्रिक ट्रैकर बनाते हैं, जो डस्टिन और बाकी लोगों को ढूंढने के लिए बनाया जा रहा था। इस बीच सोल्जर्स बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचते हैं, जिससे ग्रुप को वहां से निकलना पड़ता है। माइक अपनी माँ से डिमांड करता है कि डेमोगॉर्गन के खिलाफ उनका सबसे बड़ा हथियार और सहयोगी कैरन व्हीलर अभी अस्पताल में ही रहकर आराम और रिकवरी करे। वहीं हॉकिंस में विल को याद आता है कि वेक्ना ने उसे स्पाई कहा था और वो जॉयस को बताता है कि वही उनकी दुनिया में ये सारे टनल्स बनाया करता था जब वो नींद में होता था। वो यहाँ हुई घटनाओं के लिए खुद को दोषी मानता था। बाकी ग्रुप डस्टिन के सिग्नल को लैब तक ढूंढ निकालती है। वो डस्टिन से संपर्क करने में कामयाब होते हैं और डस्टिन बताता है कि उसने हॉली को ढूंढ लिया है। दुर्भाग्य से सिग्नल कट जाता है। इस स्थिति का एकमात्र समाधान था कि हॉकिंस को रोक रहे मेटल प्लेट्स को उठाया जाए और उन्हें वहां से निकाला जाए। लेवन हॉकिंस लैब के पास रखी प्लेट्स को उठाती है और वो सब अपसाइड डाउन के दूसरी तरफ पहुंचते हैं। दुर्भाग्य से हॉली वहां नहीं थी। गिरने के बावजूद वेक्ना उसे कैमेजॉर्ड्स में खींच लेता है और नैन्सी इसे खुद अपने आंखों से देखती है। मैक्स खुद को दोषी मानती है क्योंकि वो हॉली को वहां अकेले छोड़ के चली आई थी, जबकि पूरा ग्रुप फिर से इकट्ठा होकर हॉकिंस लौटता है। डस्टिन समझाता है कि वो वर्म होल हॉकिंस को वेक्ना की दुनिया से जोड़ता है। असल में ये दीवार ना ही वेक्ना ने बनाई थी और ना ही मिलिट्री ने, ये दीवार साइंस ने बनाई थी। ये वर्म होल यानी कि वो दीवार जो कि अपसाइड डाउन में थी, ये एक कनेक्टर था असली दुनिया और वेक्ना की दुनिया के बीच। यही वो दुनिया थी जहाँ डेमोगॉर्गन्स और बाकी सभी भयानक चीजें बिलोंग करती थी। ये वही जगह थी जहाँ हेनरी रहता था और ब्रेनर ने लेवन को मजबूर किया था कि वो हेनरी को ढूंढे और वापस लाए, और इस तरह से हेनरी वापस इस दुनिया तक पहुंचा था। जब लेवन ने इस दरवाजे से रिमोट संपर्क बनाया था तो दोनों दुनिया के बीच एक ब्रिज बन गया था। तब से हेनरी और सभी मॉन्स्टर अपसाइड डाउन का इस्तेमाल दोनों दुनिया के बीच आने जाने के लिए कर रहे थे। वो 12 बच्चे एक बड़े वेसल के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले थे, जिससे वेक्ना की शक्तियों को बढ़ाया जा सके और दोनों दुनिया को मर्ज किया जा सके। इसका मतलब था कि वेक्ना की दुनिया और हॉकिंस एक साथ जुड़ जाएगा और वेक्ना पूरी दुनिया को पूरी तरह बदल देने वाला था। दुर्भाग्य से समय बहुत कम था। ये सब बहुत जल्द होने वाला था, यानी कि 6 नवंबर, सेम डेट जब विल गायब हुआ था। स्टीव प्लान बनाता है कि वेक्ना को अपनी दुनिया को असली दुनिया के पास लाने दो। जब दोनों दुनिया लगभग टकरा जाएगी, जब लेवन वेक्ना के दिमाग में जंप कर सकेगी और उसे रोक सकेगी, तब वो अपना असली काम स्टार्ट करेंगे। उनका डेस्टिनेशन अपसाइड डाउन का लैब होने वाला था और मैक्स की गाइडेंस में ग्रुप डिसाइड करता है कि लैब का यूज करके वो अपनी रेंज बढ़ा सकते हैं। काली भी लेवन के साथ उसके दिमाग में प्रवेश करने के लिए वहां जाने का डिसाइड करती है। डस्टिन सुझाव देता है कि वो अपसाइड डाउन में मौजूद एक्सोटिक मैटर के पास एक बम रखेगा, जिस पर टाइमर सेट कर दिया जाएगा ताकि वो सभी को सुरक्षित वहां से निकाल सके। और जब बम फटेगा तो ये सब कुछ नष्ट कर देगा, जिससे ये ब्रिज के साथ साथ ये सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएगी। वही मिलिट्री को पता चल जाता है कि एल और उसका ग्रुप प्लेट्स को हटा के अपसाइड डाउन में एंटर हुए थे। आगे जॉयस और हॉपर लेवन और उसकी पेरेंटिंग को लेकर एक बार फिर बातचीत करते हैं। हॉपर चिंतित था कि काली एक चालाक लड़की है और उसके दिमाग में जरूर कुछ गलत चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ काली और एल के बातचीत के दौरान काली एल को समझाती है कि उन्हें हिंसा के चक्र को रोकना होगा। हेनरी को मारने के बाद उसका मानना था कि वो खुद को बलिदान कर दे ताकि डॉक्टर
कर के एक्सपेरिमेंट्स को यहीं पे रोका जा सके। वो एल को मना लेती है कि वेक्ना को मारने के बाद वो दोनों अपसाइड डाउन में ही रुकेंगी और खुद को खत्म कर लेंगी। इसी बीच हॉली कैमेजॉर्ड्स में होश में आती है, लेकिन बाकी बच्चे उसके खिलाफ हो जाते हैं। अंततः वो उसका नेकलेस तोड़ देते हैं जो उसे हिम्मत देता था, और इससे वो वेक्ना की शक्तियों के प्रभाव में आ जाती है। साथ में डेरिक भी वेक्ना के धमकी के वजह से हॉली को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। वापस रेडियो शैक में मैक्स विल को गुफा के बारे में बताती है और वो सोचने की कोशिश करते हैं कि वेक्ना किस चीज से डरता है। वहीं बाकी ग्रुप अपसाइड डाउन में जाने की तैयारी कर रही थी। उनके पास टाइम बहुत कम था, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात सबके सामने आती है। बिल सबको बताता है कि वो एक गे है और उसे ये भी एहसास होता है कि उसे भी अपसाइड डाउन में होना चाहिए ताकि ये प्लान बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके। ग्रुप ट्रक का इस्तेमाल करके मिलिट्री बेस में घुस जाती है। नैन्सी का निशाना शानदार रहता है और वो कई सैनिकों को खत्म कर देती है, जबकि डॉक्टर के देख लेती है कि लेवन और बाकी लोग उस पोर्टल में प्रवेश कर रहे हैं जो अपसाइड डाउन की ओर जाता है। एपिसोड के अंत में वेक्ना बच्चों का उपयोग एक माध्यम के रूप में करता है और वो अपनी योजना को स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 यहीं पर खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हॉकिंस अब पहले जैसा नहीं रहा और जो कुछ भी हमने देखा वो सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। वेक्ना का खतरा भले ही कमजोर पड़ा हो, लेकिन अपसाइड डाउन की परछाई अब भी जिंदा है। एल, मैक्स, विल और बाकी टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब दोस्त साथ हो तो किसी भी अंधेरे को हराया जा सकता है। अब सवाल ये है, क्या ये वाकई आखिरी लड़ाई थी या स्ट्रेंजर थिंग्स हमें अभी और भी चौंकाने वाला है? आपको सीजन 5 वॉल्यूम 2 कैसा लगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अमेजिंग मूवीज और सीरीज एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।